साल 1912 ब्रिटिश भारत का दौर। गंगा और घाघरा के बीच बसा छपरा इतिहास के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। सारण जिला अब प्रशासनिक नक्शे पर दर्ज हो चुका था, लेकिन इस धरती की पहचान सिर्फ शासन नहीं, The company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through बल्कि श्रद्धा से थी। गंगा और घाघरा का यह संगम सदियों से भक्ति और संस्कृति का साक्षी रहा है। लेकिन उसी दौर में शहर के भीतर एक ऐसा मंदिर खड़ा था जो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था। सुबह का समय, आरती की घंटियां, अगरबत्ती की खुशबू और भक्ति में डूबा वातावरण। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित राधा और कृष्ण की मूर्तियां, शांत लेकिन प्रभावशाली। साल 1903 ब्रिटिश इंजीनियर जब इस मंदिर का सर्वे कर रहे थे तो उनके सामने एक अजीब चुनौती थी। यह ढांचा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह एक गणितीय संरचना थी। हर कोण, हर रेखा, हर पहिया किसी गणना का परिणाम था। और यही वह जगह है जहां कोणार्क सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि विज्ञान बन जाता है। अगर आप मंदिर की दिशा पर ध्यान दें तो पाएंगे कि यह लगभग पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। इसका मतलब सूर्योदय की पहली किरण सीधे मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से होकर अंदर जाती थी। पुराने विवरणों के अनुसार जब मंदिर पूरी तरह सुरक्षित था तो सुबह की पहली धूप गर्भगृह में स्थापित सूर्यदेव की मूर्ति पर पड़ती थी। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। 13वीं सदी में बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक दिशा तय करना यह गहरी खगोलीय समझ का संकेत है। अब जरा पहियों की ज्यामिति को समझते हैं। 24 पहिए समान दूरी पर, हर पहिए में 8 मुख्य तीलियां और उनके बीच छोटी छोटी डिटेलिंग। वास्तु विशेषज्ञों ने पाया है कि इन पहियों के केंद्र, बाहरी रिम और तीलियों के बीच का अनुपात लगभग परफेक्ट सिमेट्री में है। यह सिर्फ कला नहीं है, यह गणित है। कुछ आर्किटेक्चर शोध बताते हैं कि पहियों की बनावट में सर्कुलर डिवीजन का सिद्धांत इस्तेमाल हुआ है, यानी वृत्त को समान भागों में बांटना। ये वही गणित है जिसका इस्तेमाल आज आधुनिक घड़ियों और इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है। सवाल उठता है, टिटन क्या 13वीं सदी के शिल्पकारों को यह सब पता था या उन्होंने अनुभव और परंपरा से यह ज्ञान हासिल किया था? फिर आता है निर्माण तकनीक का सवाल। मंदिर मुख्यतः खंडोलाइट पत्थर से बना है। यह पत्थर मजबूत होता है, लेकिन समुद्री हवा और नमी के कारण धीरे धीरे क्षरण का शिकार हो सकता है। इतने विशाल पत्थर के ब्लॉकों को काटना, तराशना और फिर उन्हें बिना सीमेंट के जोड़ना, यह अपने आप में एक चमत्कार है। पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की क्लैंप और इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था, यानी पत्थर एक दूसरे को पकड़कर संतुलन बनाए रखते थे। यहां सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर की ऊंचाई लगभग 200 फीट तक मानी जाती है जब यह पूर्ण अवस्था में था। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना, वह भी 13वीं सदी में, यह आज भी इंजीनियरों के लिए अध्ययन का विषय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मिट्टी की विशाल रैंप बनाकर पत्थरों को ऊपर खींचा गया होगा, लेकिन इस पर पूरी तरह सहमति नहीं है। अब बात करते हैं उस संभावना की जिसने कोणार्क को खगोलीय वेधशाला कहे जाने की चर्चा दी। कुछ विद्वानों का मानना है कि मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई थी कि वर्ष के अलग अलग समय पर सूर्य की किरणें अलग अलग हिस्सों पर विशेष कोण से पड़ें। यानी यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सूर्य की गति को समझने का उपकरण भी हो सकता था। हालांकि इस दावे पर पूरी वैज्ञानिक सहमति नहीं है, लेकिन मंदिर की सटीक दिशा और ज्यामितीय योजना इस संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं करती। यहां एक और दिलचस्प पहलू है, 7 घोड़े। पूरे मंदिर को एक रथ के रूप में दिखाया गया है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से ये सप्ताह के 7 दिन हो सकते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसे सूर्य के 7 रंगों से भी जोड़ते हैं। यानी यह संरचना सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों की कलात्मक अभिव्यक्ति भी है। और फिर आता है वह बड़ा सवाल, अगर यह संरचना इतनी वैज्ञानिक थी तो फिर यह ढह क्यों गई? क्या डिजाइन में कोई कमजोरी थी या समुद्र के पास निर्माण करना एक जोखिम था? कुछ
आधुनिक इंजीनियरों का मानना है कि मुख्य गर्भगृह का भार बहुत अधिक था और समय के साथ संरचनात्मक संतुलन बिगड़ गया। नमकीन हवा और लगातार क्षरण ने पत्थरों को कमजोर किया, यानी यह पतन किसी रहस्य से ज्यादा प्रकृति और समय का परिणाम भी हो सकता है। लेकिन शायद कोणार्क का असली रहस्य उसके गिरने में नहीं, बल्कि उसके अब तक खड़े रहने में है। सदियां बीत गईं, आक्रमण हुए, मौसम बदला, लेकिन मंदिर का विशाल मंच और पहिए आज भी मौजूद है। यह हमें एक बात सिखाता है, प्राचीन भारत में वास्तुकला सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, उसमें गणित था, खगोल विज्ञान था और सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के साथ तालमेल था। आज जब हम आधुनिक शहरों में कंक्रीट और स्टील से इमारतें बनाते हैं, तो शायद हम यह भूल जाते हैं कि कभी पत्थरों से भी विज्ञान लिखा जाता था। कोणार्क उसी भूले हुए अध्याय की याद दिलाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उन प्रतीकों, उन मूर्तियों और उस सांस्कृतिक संदेश की जो इस मंदिर को सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि मानव सभ्यता का दर्पण बनाते हैं। और शायद तब हमें समझ आएगा कि कोणार्क सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि समय और चेतना के बीच खड़ा एक सेतु है। साल 1925। भारत अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। शहरों में राजनीतिक हलचल तेज हो रही थी, लेकिन छोटे कस्बों में मंदिर ही समाज की धड़कन थे। छपरा का नयनी राधा कृष्ण मंदिर भी धीरे धीरे केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। शाम होते ही मंदिर के आंगन में मृदंग और झांझ की ध्वनि गूंजती थी। लोग काम खत्म करके यहाँ इकट्ठा होते, भजन गाते और एक साथ बैठकर समाज की बातें करते। ये वही दौर था जब वैष्णव भक्ति परंपरा बिहार में नई ऊर्जा के साथ फैल रही थी और राधा कृष्ण की आराधना प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक बन चुकी थी। मंदिर की संरचना भी उस समय के स्थानीय शिल्प कौशल की गवाही देती है। ऊंचा शिखर, गर्भगृह के ऊपर स्थापित कलश और प्रवेश द्वार की सादगी, सब कुछ यह संकेत देता है कि निर्माण भले सीमित संसाधनों में हुआ हो, लेकिन श्रद्धा असीम थी। दीवारों पर पुराने रंगों के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। कुछ स्थानों पर हाथ से बनी फूल लताओं की आकृतियां हैं, जो संभवतः बाद के वर्षों में जोड़ी गईं। यह स्पष्ट होता है कि मंदिर एक बार में नहीं बना, बल्कि दशकों में कई बार उसका विस्तार और संरक्षण किया गया। साल 1930 से 1942 के बीच जब स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी, तब देश भर के कई धार्मिक स्थल संवाद और विचार विमर्श के सुरक्षित स्थान बने। स्थानीय मौखिक परंपराओं के अनुसार नयनी मंदिर परिसर में भी युवाओं की बैठकों का आयोजन हुआ करता था। भले ही इसके लिखित प्रमाण सीमित हों, लेकिन उस समय मंदिरों का सामाजिक भूमिका निभाना आम बात थी। यहाँ भजन के साथ साथ समाज और देश की स्थिति पर चर्चा भी होती थी। आजादी के बाद 1950 के दशक में मंदिर में कुछ संरचनात्मक सुधार किए गए। गर्भगृह को यथावत रखते हुए बाहरी दीवारों पर प्लास्टर और मरम्मत का कार्य हुआ। चबूतरे को मजबूत किया गया और मंडप को विस्तार दिया गया। 1960 और 70 के दशक में जन्माष्टमी और रासलीला के आयोजन बड़े स्तर पर होने लगे। आसपास के गांवों से लोग पैदल या बैलगाड़ी से यहाँ आते, रात भर भजन चलता और पूरा इलाका उत्सव में बदल जाता। धीरे धीरे समय बदला, तकनीक आई, बिजली और आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था हुई। हाल के वर्षों में मंदिर परिसर में टाइल्स लगाई गईं और सजावट में एलईडी रोशनी का उपयोग होने लगा। लेकिन इन बदलावों के बावजूद गर्भगृह की शांति, धूप अगरबत्ती की सुगंध और शंख ध्वनि आज भी वही पुराना एहसास देती है। नयनी राधा कृष्ण मंदिर आज भी छपरा की आस्था का केंद्र है, जहां इतिहास और वर्तमान एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। साल 1984 छपरा शहर धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। सड़कों पर साइकिल की जगह मोटरसाइकिल दिखने लगी थी। बाजारों में नए व्यापार खुल रहे थे। लेकिन शहर के बीचों बीच नयनी राधा कृष्ण मंदिर के गर्भगृह में समय जैसे ठहर गया था। वही शांति, वही दीपक की लौ, वही आरती की धुन। ऐसा लगता था जैसे बाहर का बदलता दौर मंदिर की देहरी पर आकर धीमा पड़ जाता है। स्थानीय लोगों के बीच इस मंदिर को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं।
कहा जाता है कि एक समय यहाँ की मूर्तियों की आंखों से आंसू बहते देखे गए थे। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे श्रद्धा की अनुभूति बताते हैं। एक और कथा के अनुसार किसी वर्ष भीषण बाढ़ आई पर मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित रहा। इन कथाओं के पीछे वैज्ञानिक प्रमाण भले न हों, लेकिन आस्था की दृष्टि से ये कहानियां मंदिर को रहस्यमय आभा देती हैं। मंदिर की मुख्य मूर्तियां राधा और कृष्ण स्थानीय शिल्प परंपरा का सुंदर उदाहरण है। कृष्ण की मुद्रा मधुर है, बांसुरी धारण किए हुए, और राधा का भाव शांत समर्पण का प्रतीक। मूर्तियों की शैली से अनुमान लगाया जाता है कि इन्हें पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली में गढ़ा गया। चेहरे की कोमलता और वस्त्रों की उभरी हुई रेखाएं उस दौर की कारीगरी को दर्शाती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी मूर्तियां केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर होती है। समय के साथ मंदिर में कई परिवर्तन हुए। संगमरमर की टाइलें लगीं, रंग रोगन हुआ, लाइटिंग आधुनिक हुई। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठता है, क्या आधुनिकीकरण से मंदिर की मूल पहचान बदलती है? कई बुजुर्ग मानते हैं कि बदलाव जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां जुड़ी रहें। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पुरानी संरचना और शिल्प को जस का तस संरक्षित रखना चाहिए। आज नयनी राधा कृष्ण मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि छपरा की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। त्योहारों के समय यहाँ हजारों लोग जुटते हैं। जन्माष्टमी की रात पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठता है और भक्ति की धुन देर रात तक गूंजती है। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर यहाँ की तस्वीरें साझा करती है, जिससे मंदिर की पहचान शहर की सीमाओं से बाहर तक पहुंच रही है। भविष्य की दिशा भी महत्वपूर्ण है। यदि इस मंदिर के इतिहास और वास्तुकला का विधिवत दस्तावेजीकरण किया जाए तो यह क्षेत्रीय विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। स्थानीय प्रशासन और समुदाय मिलकर संरक्षण की योजना बना सकते हैं। इससे न केवल धार्मिक आस्था मजबूत होगी बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन की संभावना भी बढ़ेगी। अंत में नयनी राधा कृष्ण मंदिर हमें यह सिखाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वह हमारे शहर की गलियों, हमारे बुजुर्गों की यादों और मंदिर की घंटियों में बसता है। समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन आस्था की लौ अगर सच्ची हो तो वह सदियों तक जलती रहती है।